बच्चों, आप लोगों को क्लास 10th का साइंस का जो हम पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे थे, भौतिक विज्ञान का प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, उसमें से हम आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो बनाकर भेजे थे, पार्ट 2 वीडियो बनाकर भेजे थे और पार्ट 3 वीडियो बनाकर आज जाएगा। आशा नहीं बल्कि हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आए होंगे और जितना सारा चीज़ हम आप लोगों को पार्ट 1 में करने के लिए बोले थे वो किए होंगे, पार्ट 2 में जितना सारा चीज़ बोले थे वो किए होंगे और आज हम आप लोगों को जो जो नोट्स लिखने के लिए बोलेंगे आप उसको ज़रूर लिखेंगे और नहीं लिखेंगे तो मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको ही दिक्कत होने वाला है क्योंकि नोट्स आपके पास रहेगा तो आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। गर्मी बहुत है, गर्मियों में बाहर धूप में ना निकलें क्योंकि धूप हो जाने से हमारे शरीर में धूप पड़ने से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाना और जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो चक्कर जैसी खतरनाक डेंजर बीमारी उत्पन्न हो जाती है और जब चक्कर आने लगेगा तो ये इतना हमारे शरीर को तोड़ देता है, कमजोरी कर देता है कि इसके लिए फिर आपको लंबा समय तक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए गर्मियों के दिनों में लगातार पानी पीते रहें। कम से कम आपको एक दिन में 6 से 7 लीटर पानी एकदम पी जाना है। पानी पीने से आपके शरीर में पानी मेंटेनेंस करके रहेगा। देखते हैं हम गर्मी ज़्यादा होने से पसीना के भी माध्यम से पानी बाहर निकलने लगता है तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी ना तो डिहाइड्रेशन जैसी खतरनाक बीमारी हो जाएगी बच्चे। इसलिए आप लोग पानी गर्मियों के दिनों में बहुत पिए, जितना मन हो सके उतना पिए। लेकिन हाँ, खाना जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद पानी नहीं पीना, कुछ 10 से 15 मिनट तक पानी नहीं पीना। हाँ, लेकिन कभी कभी होता है क्या कि खाना खाते हैं तो यहाँ अटक जाता है सर, तो उसको धकेलने के लिए पानी ही पिया जाता है, तो उतना पानी पीना है। लेकिन खाना खाने के बाद आप 10 मिनट आराम कीजिए, उसके बाद पानी कम से कम तो 3 गिलास पिए, एकदम हड़ज के पिए 3 गिलास, ताकि आपके बॉडी में पानी मेंटेनेंस हो सके और गर्मियों के दिनों में आपके शरीर में पानी की कमी ना हो सके। इसलिए हमसे विनती नहीं बल्कि हाथजोड़ी विनती है बच्चे कि आप गर्मियों में ज़रूर पानी पीजिएगा, 6 से 7 लीटर तो ज़रूर पीना है। हम आप लोगों को चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन में बहुत सारी चीज़ें 2 पार्ट में बता चुके हैं। आज हम लोग अगला उसी चैप्टर का अगला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछते हैं पिछले पार्ट का, आप उसको जवाब देते जाइएगा। बताइए प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है? सूर्य से लेकर पृथ्वी तक के बीच की दूरी कितना होता है? सूर्य की बाहरी परत क्या कहलाता है? सूर्य की बाहरी परत का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? सूर्य का भीतरी अंदर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? पृथ्वी के अंदर ईंधन का काम कौन करता है? और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश हमें क्या चीज़ करने में मदद करता है? और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? अगर इतना सारा का आंसर अगर आपको पता है तो आप ठीक ठाक तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग इसको आगे देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे बच्चे परावर्तन के बारे में। परावर्तन क्या है? प्रकाश के बारे में तो बता चुके थे हम, आज हम आप लोगों को परावर्तन के बारे में बताते हैं। परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। पहले आप सुनते जाइएगा, हम लास्ट में इसका नोट्स आपको ज़रूर लिखवाएंगे बच्चे, घबराइएगा नहीं। पहले अच्छे तरीके से सुनिएगा और सुनने के बाद फीलिंग्स लाइएगा अपने बॉडी के अंदर कि जो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। परावर्तन का मतलब होता है कोई चीज़ किसी सतह से टकरा कर वापस आ जाना। जैसे हम बॉल को फेंकेंगे, किसी दीवार में फेंकेंगे तो वह बल्ब टकरा कर वापस आ गया, तो हुआ बल्ब का परावर्तन। ठीक, आपके यहाँ मान लो कि क्ले जानते हैं, क्ले जिससे बहुत सारा चीज़ डिजाइन तैयार किया जाता है, उसको गोल करके दीवार में फेंको, फिर देखो टकरा कर वापस आ गया, तो हुआ क्ले का परावर्तन। और मान लो कि कोई बच्चा को ऐसे उठाएं और ऐसे करके ऐसे फेंक देंगे, अब फेंक देने के बाद वो बच्चा भी दीवार से टकरा कर वापस आ गया, तो बच्चा का परावर्तन हुआ। ठीक, आप लोग वो गीटी वाला खेले हैं, वो पीटो पीटो जो 6-7 गो झिकटा पर झिकटा चढ़ा के उसके बाद उससे बल्ब से मारते थे ऐसे करके, तो बॉल जो होता है वो गेंदा वापस आ जाता है। तो किसी चीज़ से कोई चीज़ टकरा कर वापस आ गया, मतलब बॉल उससे टकरा कर झिकटा से वापस आ गया, तो बॉल का परावर्तन हुआ। परावर्तन का मतलब कोई भी चीज़ किसी सतह से टकरा कर वापस आ जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। इसमें 2 चीज़ आपको याद करने वाली बात है कि कोई भी चीज़ को टकराने के लिए 2 चीज़ होना चाहिए।
एक पहले सतह होना चाहिए, ज़मीन होना चाहिए जिससे वह टकरा सके, और दूसरा टकराने वाला चीज़ होना चाहिए, अर्थात एक ठो दीवार होना चाहिए और एक ठो बल्ब होना चाहिए, बॉल, तब तो दोनों टकराएगा। अच्छा, तीसरा भी चीज़ होना चाहिए, उसको फेंकने वाला भी तो होना चाहिए, 3 वो चीज़ होना चाहिए। एगो भैया दीवार होना चाहिए, बॉल होना चाहिए और बॉल को फेंकने वाला होना चाहिए। तो परावर्तन होने के लिए कितना कंडीशन है? 3 कंडीशन। पहला कि उस वस्तु को उठाकर फेंकने वाला होना चाहिए, दूसरा वस्तु होना चाहिए, और तीसरा जिससे वह टकरा कर वापस आएगी वो चीज़ होना चाहिए, जो अर्थात दीवार होना चाहिए। ठीक है, तो परावर्तन समझ में आ गया। कोई भी चीज़ से टकरा कर वापस आ जाने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। जैसे नहीं होता, कभी कभी फुटबॉल है, फुटबॉल को ऐसे लात से मारा तो ऊपर चल गया और ऊपर से गिरा ढब से नीचे। अब ढब से नीचे गिरने के बाद पता चला रही किसी के मुड़ी पर गिर गया भाई, अब ले हुए ने माथा पीट ले, मैया हमारा मुड़िया फूट लो। अच्छा, बचपन में एक चीज़ क्या होता था कि जब हम लोग आम तोड़ने जाते थे झाड़ में, तब क्या हुआ, उधर से ईंटा चलाए ना, तो ईंटा चलाने के बाद क्या हुआ, ईंटा कपार पर गिर गया, और कपार पर गिरने के बाद वह ईंटा ढब से नीचे गिरेगा, मतलब हमारा कपार से टकरा कर नीचे आया, तो किसका हुआ? ईंटा का परावर्तन। लेकिन तकलीफ कब होता था? जब ईंटा माथा पर गिर गया तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, गिर गया, गिरने वाला चीज़ है, गिर गया। लेकिन जैसे ऐसे किए और खून जब गिरा ना, मैया खून आ गिर लो तो खून गिर गया मतलब आँख से आंसू ही गिर गया। सोचो, आँख का आंसू और खून के बीच में कैसा संबंध है? खून गिरेगा, आंसू गिरेगा, आंसू तभी गिरेगा जब खून गिरेगा। तो भाई दोनों के बीच में रिलेशन ठीक ठाक है। तो परावर्तन का मतलब कोई भी चीज़ किसी सतह से टकरा कर वापस आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं नियमित परावर्तन और एक को बोलते हैं विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन समझिए। नियमित परावर्तन किसको कहते हैं? मान लो बच्चे, ये आपके घर का दीवार है और एक और दीवार है, ठीक, ये दीवार पूरा सीधा है, एकदम पूरा सीधा, एकदम चिकन भी है, और ये दीवार आपको टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा। यहाँ से भी बॉल को हम फेंकें तो ये टकरा कर आएगा नीचे, आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अच्छा, लेकिन इसमें फेंके तो ये भी तो टकरा कर आएगा नीचे, लेकिन इन्हें उन्हें चल जाएगा। यहाँ टकराएं तो कभी इन्हें चल जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि जितना एंगल पर टकराएंगे उतना ही एंगल पर नीचे आएगा। मतलब क्या हुआ, समतल जमीन में सर हम जैसे फेंकेंगे वैसा ही वापस आएगा, जैसे फेंकेंगे वैसा ही वापस आएगा। लेकिन इसमें टेढ़ा टाढ़ा में, चिकन सतह नहीं, खुरदरा सतह में सर ऐसे फेंकेंगे ना सर, तो आशा लगा तो रखेंगे सर कि आप बॉल मेरे पास आएगा, लेकिन काहे लाएगा वो, टकरा कर फिर चल गया वापस। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे ना, समतल जमीन पर एकदम पूरा पिच पर, तब पटकाया गेंद तो हाथ में प्लेयर लेकर, हाथ में प्लेयर जो है वो ऐसे करके हाथ रखा हुआ कि भैया गेंद आएगा, तो गेंद आ भी जाता था। लेकिन जब हम लोग बाद में खेलते थे ना, बाद समझ में आता है, जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं वहाँ पे खेत में तो ज़मीन उबड़ खाबड़ रहता है। अब कोई मारा, अब टपका के आ रहा ही होता था, अब लगता था कि टपकाएगा तो मेरा पास गेंद आएगा, हम लोग ऐसे लगाल करते रहते थे, आ। अब ले टपकाने के बाद उम्मीद लगा रहे थे कि आएगा आएगा, लेकिन टकराने के बाद उबड़ खाबड़ जमीन होने के कारण फिर चल गया कने। चौका जाने वाला भी नहीं रहता था तब वो चौका चल जाता था। अच्छा, कभी कभी क्या होता था, चौका वाला गेंद बाउंड्री पर टकराने के बाद भी फिर वापस आ गया टॉप से, तो कितना तकलीफ लगता है, मारे होते बिजोड़ से, फिर भी वापस आ गया वो। तो चिकन सतह में ठीक ठाक था, एकदम जहाँ पटकाया वहीं से टकरा कर जा रहा था। लेकिन इसमें उबड़ खबड़ वाला जमीन में भाई टकराया कहीं और जाना चाहिए था कहीं, लेकिन चल गया कहीं। कभी कभी क्या होता, उधर से टपकाया गेंद और कोई लड़का भी खड़ा रहता था, उसको आशा नहीं रहता था कि मेरे पास गेंद आएगा, लेकिन टकराया और उबड़ खाबड़ के जगह पर टकराया, टकराने के बाद इसका नाक पर ढब से फोन नहीं आ गया ढब से पड़ गया। तो उम्मीद लगा कर रखने से कोई फायदा नहीं है भैया, उबड़ खाबड़ वाला जमीन में, उबड़ खाबड़ वाला जमीन से कोई उम्मीद लगा के ना रखे। इसी तरह लड़का लोग है, लड़का लोग का जमीन एकदम पूरा उबड़ खाबड़ है भैया, लड़का लोग से कोई उम्मीद लगा के ना रखे। ये अगर आप सोच रहे हैं कि लड़का लोग बहुत ईमानदार हैं, बहुत एकदम अच्छा है, तो हम आपको लिख के देते कहियो अच्छा नहीं है।
लड़का लोग कभी अच्छा नहीं है। हाँ, इन लोग के लड़कों के अंदर एक चीज़ हमको अच्छा लगता है कि जिसको वह दोस्त है भाई, दोस्त के लिए ककरो से लड़ जाएगा वो। तो लड़का लोग में ये चीज़ है, अगर आप ये उम्मीद लगा के रखे हुए हैं कि लड़का सब छोड़ के हमरे है लड़का, तो जीवन में किसी का नहीं मिलेगा। लड़का का दिल होटल है, होटल, इसमें कोईयो आके समा सकता है, कोईयो। इसलिए लड़का के ऊपर 100% भरोसा कभी ना करें, कभी से कभी नहीं करें। और ये जो गड्ढा दिख रहा है ना, ये गड्ढा है, ये खुरदरा सतह है। ये क्या है? खुरदरा सतह, जो कभी भी टकराएगा तो किन्हों भेज देगा ओकरा। ये कभी भी टकराएगा, किधरों चल जाएगा, तो वह भी तो परिवर्तन हुआ, टकरा कर हुआ। तो ये दोनों में एक ठो नियमित परिवर्तन है और एक ठो विस्तृत परिवर्तन है। दिमाग लगाते हैं और इसमें कौन नियमित परिवर्तन है, कौन विस्तृत परिवर्तन है। बच्चे, जब कोई चीज टकरा कर वापस आएगी और जिससे वह टकराया वह जमीन अगर समतल है, एकदम पूरा चिकन है, तो उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। लेकिन जब कोई चीज किसी सतह से टकराएगा और टकराएगा जिस पर वह जमीन चिकन सतह नहीं है, मतलब खुरदरा है, तो वह क्या कहलाएगा? विस्तृत परिवर्तन कहलाएगा। कौन सी परिवर्तन कहलाएगा? विस्तृत परिवर्तन कहलाएगा बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, परिवर्तन जो होगा वो हम लोगों को प्रकाश का पढ़ना है। अब प्रकाश का परिवर्तन कैसे होगा सर? होता है। कैसे होता है? जैसे आप लोग स्कूल गए होंगे, नया नया किसी का घड़ी लिया आता है तो अपने आप में बहुत हीरो दिखाता है। या हीरो दिखाएगा कैसे पता है? धूप में बैठ लेगा और घड़िया जने ऐसे जने कर देगा जने सूरज आएगा, अब होने से आएगा और टकराएगा तो किसी का आँखिया पर मार देगा, ऐसे आँख पर मार देगा। तो ये यहाँ से टकराया तब उसका मुड़ी पर गया, यहाँ से टकराया तब उसको आँख पर गया। तो प्रकाश का तो परिवर्तन हो ही रहा है। आईना आपके घर में होगा, आईना, दर्पण, चेहरा देखने वाला। अब उसको क्या कीजिए, आप सूरज जिधर से निकल रहा उधर लगा दीजिए, और लगाने के बाद सूरज की रोशनी आपके आईना पर पड़ेगा ना, तो वह आईना उस रोशनी को टकरा कर नीचे भेज देगा। और वहाँ पे किसी को अपने छोटा भाई या छोटा बहन या बड़े भाई या बड़े बहन को खड़ा कर दो, आप उसका आँख पर मार दो अब उसके आँख पर मार दो, देखो बच्चा चौंधिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसका परिवर्तन हुआ है? प्रकाश का परिवर्तन हुआ है। तो प्रकाश का परिवर्तन, तो हम और आपने जानते हैं घर में आईना लगल है। आईना को शुद्ध भाषा में बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं बच्चे? दर्पण। तो आज के बाद अगर हम लोग घर में बोलेंगे मम्मी आईना कहाँ है, ये नहीं बोलना है। क्या बोलना है? मम्मी दर्पण कहाँ है। मम्मी सोची अरे दर्पण कहाँ है, लाल बेलना रे, का बोल रही रे, पैसा मांग रही है, पैसा मांग रहा है, लाल बेलना उठते इसको ले तो दर्पण आप समझ के रखिए, लेकिन दर्पण का मतलब घर वाला आईना। ठीक है, क्या चीज? आईना। अब दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर, मिरर, मिरर। अब दर्पण जो होती है बच्चे, वो कोई चीज को टकरा कर कैसे भेज देता है, चलिए समझते हैं। मान लो बच्चे, इतना बड़ा आपका घर का आईना है, आईना मतलब दर्पण। इसके ऊपर जब रोशनी पड़ेगा तो ये टकरा कर वापस कैसे भेज देता है सर? रोशनी को तो टकरा कर वापस भेज देता है। कैसे? कैसे? टेक्नोलॉजी। क्योंकि सर इस आईना के पीछे मैंने पेंट किया हुआ रहता है। जब तक कोई शीशा में पेंट किया हुआ नहीं रहेगा तब तक उससे रोशनी टकरा कर जाने वाला नहीं है। इसका मतलब विद्यार्थियों कि आईना का मतलब, आईना यानी दर्पण किसे कहेंगे? तो कांच यानी कि शीशा का वह टुकड़ा जिसके पीछे तरफ क्या किया हुआ रहेगा? पेंट किया हुआ रहता है। क्या किया हुआ रहेगा? पेंट किया हुआ रहता है। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं बच्चे। अब सोचो, पीछे तरफ पेंट किया हुआ रहता है, लेकिन कभी सोचे हो यहाँ पे सूर्य की रोशनी जब इसके ऊपर पड़ेगा ना बच्चे, जैसे इसके ऊपर पड़ा तो भयानक तरीके से टकरा कर वापस आएगा, मतलब भयानक परिवर्तन होगा, एकदम पूरा हचाक से परिवर्तन होगा। पीछे तरफ किस चीज से पेंट करेंगे तब बताओ? पीछे तरफ, आईना के पीछे तरफ कौन सा तत्व का पेंट करेंगे? कौन सा तत्व से पेंट करेंगे जो कि परिवर्तन भयानक होगा, एकदम जल्दी जाएगा, टकरा कर हद से वापस आ जाएगा। तो दो चीज का उपयोग करते हैं, एक तो करते हैं चांदी का और एक करते हैं एल्युमिनियम का। चांदी का सबसे बेस्ट रहता है, चांदी का सबसे बेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि चांदी का लेप लगाने से परिवर्तन बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन हम लोगों को घर तरफ का आईना में एल्युमिनियम का लेप लगाया जाता है। क्यों एल्युमिनियम का लेप लगाया जाएगा? क्योंकि एल्युमिनियम टिकाऊ भी है और सस्ता भी है, लेकिन चांदी महंगा भी है।
अब चांदी का लेप लगाएंगे ना तो चोर आएगा ना तो पहले थी बक्सा उक्सा नहीं देखेगा, एनिमे लेके भाग जाएगा, ऐना। अब ऐना लेके भाग जाएगा तो फिर भैया हम जितना चेहरा देखे में जितना इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐना का, उतना भैया चोर लोग लेके भाग जाएगा रे, तो जितना का बाबू ने उतना का मार्कर हो जाएगा मेरा। तो ये चांदी का, तो दर्पण के पीछे तरफ कौन सा तत्व का पेंट किया जाता है? चांदी का। लेकिन हम लोग के घर वाला में आईना में किस में? एल्युमिनियम का। अमीर आदमी के घर में चांदी का पेंट, और गरीब आदमी, हम लोग जैसा गरीब आदमी के घर में एल्युमिनियम का पेंट। लेकिन हम लोग गरीब है तो क्या है? दिलदार है। गरीब आदमी के घर में जाकर देखना, सुकून की ज़िंदगी महसूस होता है। भले पेड़ के नीचे छाँव में रहेगा, लेकिन जीवन बढ़िया। हम गरीबी वाला ठीक है भैया, गांव घर वाला ठीक हम लगता है। वो अभी देखा ना, सिलेंडर का कमी पड़ा, ज़्यादा तकलीफ किसको हुआ? गांव वाला को कि शहर वाला को? किसको हुआ? शहर वाला को। हमको ठीक लगा, बड़ी उड़ता था शहर वाले ने। गांव वाला को मजाक कोई अगर उड़ा के रखता है तो सब शहर वाला उड़ा के रखता है कि हाँ हाँ गांव का आदमी है, गांव का आदमी। आना आया उठ पहाड़ के नीचे आ गया। देखो अब हम लोग का एरिया में देखो लकड़ी एकदम भरपूर दे के भेजते हैं। अभी ही समय है भैया अमीर से गरीब लोगों को बदला लेने का। लेकिन बदला क्या लेगा गरीब आदमी? गरीब हम लोग जैसा गरीब आदमी बदला क्या लेगा रे? हम लोग दिल के साफ होते हैं गरीब आदमी। जिसको चाह लिए तो सातों जन्म तक चाह लेंगे, और जिससे रिश्ता टूट गया तो सातों जन्म के लिए रिश्ता टूट जाएगा। तुम एक कदम हमारे लिए बढ़ाओ, हम तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। मुंह मोड़िएगा, 7 जन्मों के लिए मुंह मोड़ दिया जाएगा। तो यही हाल है। हमको तो ठीक लगा सिलेंडर का कम हुआ, तो बड़ी उड़ता था शहर के आदमी। अभी ले रहा है मजा। अभी ठीक है। तो पीछे तरफ पेंट गरीब आदमी के घर में एल्युमिनियम का, अमीर आदमी के घर में चांदी का। बच्चे अब जो होती है ना, दर्पण 2 प्रकार के होती है। एक को बोलते हैं समतल दर्पण और दूसरा को बोलते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल मिरर। कौन सी मिरर? सिंपल मिरर। और गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर। आज हम आप लोगों को समतल दर्पण के बारे में बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे। समतल दर्पण किसको बोलेंगे? तो वैसा दर्पण जिसका सामने का चेहरा चौखोट रहे, चौकोर एकदम पूरा चरखूट रहे, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे बताइए सर, जैसे आपके घर में आईना है ना, आईना आज है, कोई बच्चा बोले सर मेरा घर में आईना गोल है सर, तो चौखूट कहाँ है सर? भैया गोल है न रे, लेकिन उस समतल दर्पण का ही भाग है। जैसे किसी के पिताजी या माताजी गोरे हैं, लेकिन उसके बच्चे अगर काले, क्या उनका बच्चा नहीं है? उनका ही तो बच्चा है भाई। उसी तरह ये समतल दर्पण है, एक हम ऐसे काट के गोल कर दिए तो क्या ये समतल दर्पण का भाग नहीं है? एकदम भाग। तो जिससे आप कुल मिला के समझिए, जिससे आप चेहरा देखते हैं ना, वो समतल दर्पण है। भले उसका चेहरा गोल है तो क्या हुआ? कोई बच्चा कोई आदमी एकदम पूरा लगता है भारत का ही आदमी, कोई लगता है पूरा विदेश का आदमी है, तो क्या विदेश का आदमी है? नहीं है विदेश का आदमी, तो वो भी तो भारत का ही आदमी है। उसी तरह ये समतल दर्पण है। अब ये समतल दर्पण को काट के अलग गोल बना दिए तो क्या गोलीय दर्पण हो जाएगा? कभी नहीं। समतल दर्पण का मतलब जिसका चेहरा समतल हो, मतलब चौखोट हो, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, फोटो। आप समझिए फोटो किसको कहते हैं, इमेज किसको बोलेंगे? जैसे आप अपने मोबाइल में ऐसे सेल्फी ले लिए, सुबह जैसे मुँह बनाकर ऐसे सेल्फी ली, ठीक सर सेल्फी ले लिए, तो आपका फोटो कहाँ चल गया? उस फोन में चल गया। तो वो जो फोटो गया ना, वही फोटो का कहते हैं शुद्ध साइंस में प्रतिबिंब। तो अच्छा, किसी को बोलेंगे कहीं पे गए घूमने के लिए, अब उसको बोले ए भाई मेरा प्रतिबिंब लो तो, अगर समझा हुआ रहेगा तो फोटो ले लेगा। अब भैया नहीं समझा हुआ रहेगा तो पता नहीं काका ले लेगा, 3-4 रुपये निकाल लेगा जेब से, बैग में बिस्कुट रहेगा, सब निकाल के चलो। तो प्रतिबिंब का मतलब फोटो लेना। क्या चीज़ लेना? फोटो लेना। प्रतिबिंब लेना मतलब फोटो लेना, मतलब आपका फोटो ही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक। आप जरा सोचो, आप आईना के सामने गए हैं, क्या चीज़? काजल लगाने, ठीक, और यहाँ पे ये लगाने। अच्छा, लड़का लोग भी जाता है, पाउडर लगाएगा, पाउडर, बाल सोटेगा। लड़के लोग क्या चीज़ सोटेगा? हम लोग लड़का लोग मेकअप क्या करेगा? हम लोग नहीं मेकअप नहीं करता लड़का लोग, तब ना दल इधर लगता है। बाकी लड़का लोग हीरा है, भले ब्लैक डायमंड है लेकिन हीरा है भाई। लड़का लोग को फिर से दिल से सल्यूट, बहना लोगों को भी, लेकिन लड़का लोग को ज़्यादा। अब मान लो कि कोई
लड़का गया है बाल सूटने स्कूल, उसका ऑटोमेटिक लेट हो रहा है स्कूल। अब वो गया उसके घर में, आईना खोज रहा है, मिल ही नहीं रहा है और उधर स्कूल भी लेट हो रहा है, तो कैसे होगा? इतना ही लगेगा, बल्बू नहीं सुटाएगा, कैसे होगा? आईना भी नहीं मिला है। लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ देर के बाद उसके घर में आईना मिल गया। अब देखो आईना मिल गया तो फिर वो क्या क्या कांड करेगा। और इतना बड़ा आईना है उसके घर में, आईना मिला, फट से गया आईना के पास। आप सोचा कि अब हम जल्दी जल्दी सुटेंगे, बाल सुटेंगे, मस्त एकदम बैग उठाएंगे और स्कूल फट से साइकिल उकिल निकालेंगे, स्कूल चल देंगे। लेकिन वो बैग उठाया, आईना देख लिया कि आईना वहाँ पे रखा है, बैग उग लटकाया, पूरा टाइम लगाया, गया बाल सूटने के लिए आईना के पास, तब तक कहेंगे ये नहीं है भाई किसके लिए सजू, मेरा पिया याद आ रहा है भाई, सब चीज़ तैयार करने के लिए गया था, कहेंगे ये नहीं। और मन खराब लगा, एकदम बैग फेंका, नहीं जाएंगे स्कूल, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन फिर कुछ देर के बाद कंघे मिल गया। कंघे भी सोच रहा था कि चलो मिल जाते हैं। अब क्या गया बाल सूटने के लिए सामने में, अरे पूरा खुश एकदम चपट मुहा पूरा खुश एकदम रे गजब बन गया फोटो पूरा खुश। अरे थोड़ा सा और खुश कर देते भाई। एक देखे ना बहुत हंसी छूटा, पूरा एकदम खुश एकदम। चलो इसको ऐसे कर देते, ठीक है, पोज दे रहा है, ये लो। अभी गया आईना देखने के लिए, ठीक है। अब इसका फोटो कहाँ बनेगा? इसके अंदर, इसके अंदर इसको मार, इसको लग रहा है लकवा मार दिया, इसको लकवा मार दिया है। लेकिन समझना है इसी का फोटो है ये, ठीक है। खासियत समझिए हम लोग का घर वाला आईना में क्या क्या खासियत है। हम लोगों को घर वाला आईना में पहला खासियत है बच्चे, मतलब पहला हम लोग का घर वाला आईना में जो पहला फोटो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो पहला प्रतिबिंब बनेगा क्या कि आप जैसा है वैसा ही दिखेगा इसके अंदर। कैसा है? जैसा है वैसा ही दिखेगा उसके अंदर। जैसे ऐसे आईना लगा हुआ है। अच्छा एक हम आपको दिखाते हैं करके, आपको प्रूव करके दिखाते हैं। मान लो बच्चे ये मेरे घर का आईना है, बड़ा भयानक आईना है रे। आईना तो ठीक है, बाल भी ठीक है, काला है, दाढ़ी थोड़ा हो गया है। देखो अब ये हमारे घर का क्या है? आईना है, ठीक है, इतना बड़ा आईना है। आईना लगा दिए, हम इसमें थोबड़ा देख रहे हैं, फोटो खींचेंगे फोटो खींच लिए। अब मेरा जो फोटो इस आईना में बन रहा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? बताओ। सीधा बन रहा है सर, हम जैसा खड़ा है ना, देखो ना, हम जैसा खड़ा है वैसा ही मेरा फोटो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका मतलब मेरा जो प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनेगा वो सीधा बनता है। क्या बनता है बच्चे? सीधा बनता है, सीधा बनेगा। मतलब समतल दर्पण का खासियत क्या है कि इसका जो फोटो बनाएगा ना समतल दर्पण, वो सीधा बनाएगा। क्या बनाएगा? सीधा बनाएगा। ठीक, तो सीधा समझ में आ गया। दूसरा, वस्तु के बराबर बनाएगा। हम इतना बड़ा है ना भैया, देखो हम ऐसे खड़ा है, ऐसे ऐसे करके, तो हम जितना बड़ा है, जितना इस आईना में दिख रहा है मेरा इमेज, उतना पूरा का इमेज बना रहा है। ऐसा थोड़ी है जी कि हम इस आईना इतना तक आ रहा है तो फोटो मेरा इतने तक बन रहा है, नहीं। मतलब जब भी प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। पहला खासियत क्या बोले? सीधा बनेगा। फोटो क्या बनेगा? सीधा बनेगा। दूसरा खासियत वस्तु के बराबर बनेगा। और तीसरा खासियत समझिए, आभासी बनेगा। मेन बात यही है जो बच्चों को नहीं समझ में आता है। समझिए आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है। आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों समझना है। जैसे मान लो बच्चे कि हम ऐसे खड़ा हो गए, ठीक, मेरा फोटो कहाँ बन रहा है? इस आईना के अंदर। आईना के अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब इस आईना के अंदर मेरा फोटो बन रहा है। अब इस हम आईना को हटा दिए, आप जरा देखो तो मेरा फोटो इसके अंदर है इसके अंदर? नहीं है, नहीं है। सोचो पहले बच्चे कि हम इसके अंदर है। देखो अभी हम इसके अंदर है कि नहीं है? मेरा फोटो बन रहा है उसके अंदर कि नहीं बन रहा है? आईना के अंदर बच्चे, दर्पण के अंदर एकदम बन रहा है सर। अब जब दर्पण के अंदर बन रहा है मेरा फोटो, लेकिन अब हम यहाँ से हट गए, अब जरा देखो तो बताओ तो मेरा फोटो बन रहा है इसके अंदर? नहीं बन रहा है। तो वैसा फोटो कि जब तक ही हम खड़ा थे तभी तक मेरा फोटो उसके अंदर बनेगा, तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरी चीज समझिए, तो फिर सर आभासी वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? जैसे मान लो बच्चे आप कैमरा के सामने खड़ा है,
ठीक है। और कैमरा आपको फोटो खींच लिया, कच से खींच लिया, ठीक है। अब जैसे आपका फोटो कैमरा खींच लिया, आप वहां से हट भी जाइएगा ना, तब वो आपका फोटो मोबाइल में वहां दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अच्छा ये बात है सर। हाँ बच्चे, कि मोबाइल बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब, जबकि आईना बनाता है आभासी प्रतिबिंब। कैसे कि वैसा इमेज, जब हम इमेज किसी दर्पण के सामने खड़ा रहेंगे, अब खड़ा होने के बाद वहां से अगर हम हट जाएंगे तो मेरा भी इमेज हट जाएगा, तो इसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। लेकिन जब इस दर्पण का एक खासियत तब होता वास्तविक प्रतिबिंब का बच्चे, कि जब हम ऐसे खड़ा है ना, जब हम अब यहाँ से हम हट भी जाते ना, तब भी मेरा फोटो अगर इसमें बने रहता और तुम लोग को हम पीछे रहते हम, तो तुम लोग को इसमें फोटो मेरा दिखता, तब कहलाता वास्तविक प्रतिबिंब। तो बताइए इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा? आईना में बताओ, दिमाग लगाओ। इसमें मेरा फोटो रहता है? नहीं सर, जब तक हम हैं तभी तक है, जब हम हट गए तब तक मेरा भी फोटो हट गया सर। तो ये हुआ आभासी प्रतिबिंब। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। दूसरी चीज पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व किसको बोलते हैं? तो पार्श्व का मतलब होता है उल्टा नहीं, लैटरल इंग्लिश में बोलते हैं, कि जब हम कोई दर्पण के सामने बायां हाथ खड़ा करेंगे तो कौन सा दिखता है? दायां हाथ दिखता है। देखो रे, ऐसे हैं, अभी मेरा दाहिना हाथ खड़ा किए हुए, लेकिन कौन सा दिख रहा है ना, बायां हाथ दिख रहा है। अभी बताइए, अभी हम बायां हाथ खड़ा किए हुए, दाहिना हाथ दिख रहा है। फिर से अभी हम बायां आंख मारेंगे तो कौन सा दिखा होगा तुम लोग को? दाहिना आंख। अगर दाहिना आंख तो अगर कौन सा दिखा? बायां आंख दिखा होगा। तो वैसा खासियत है इस आईना के अंदर कि सर अगर हमारा फोटो अगर इस आईना में बन रहा है और पकड़ा के ये आईना रख लिया फोटो मेरा, तो ये हुआ वास्तविक प्रतिबिंब। अगर पकड़ के नहीं रख पाया तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है बच्चे, तो आप लोग समझ में आ गया होगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। दो चार ठो एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं। आपका कैमरा जो फोटो खींचता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि आभासी प्रतिबिंब? बताओ। आप कैमरा के सामने फोटो खिंचवाते हैं, आप फोटो कट से खींच लिया, आप वहां से चल भी जाइएगा तब भी आपका फोटो उस कैमरा में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरी चीज, हमारा आंख, बताओ हमारा आंख कौन सा फोटो बनाता है? सर अभी हम मान लो कि हाथी को देखें, किसको देखें? हाथी को देखो सर, वहां पे हाथी दिखा, अब हाथी को देख लिए, अब उस हाथी को देखने के बाद हम आंख बंद भी कर देंगे ना, तो उस हाथी का फिगर हमारा दिमाग में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? एकदम रहेगा सर। अरे भैया नहीं रहेगा हाथी का फिगर? अगर हाथी का फिगर नहीं रहता फिर आदमी हाथी का फिगर बनाने की हम लोग बोलते तो बच्चा हाथी का फिगर कैसे बना देता है बिना देखे? भैया फोटो रहता है दिमाग में तब ना। इसका मतलब हम लोग का दिमाग में भी जो फोटो बनता है ना प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सी फोटो बनता है बच्चे? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग को समझ में आ गया वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं। दूसरी चीज, आभासी प्रतिबिंब को हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पकड़ के रख सकते हैं। सुना गया ना? जैसे मोबाइल वाला फोटो को पकड़ के रख सकते हैं, जबकि आईना वाला फोटो को पकड़ के नहीं रख सकते हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कुछ कल हम आपको गोलीय दर्पण के बारे में लिखाएंगे, समझाएंगे, उसके बाद आपको लिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से लिखो, तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। परावर्तन से आप क्या समझते हैं तथा परावर्तन का कितने नियम है? रुको, क्वेश्चन लिखो। तो परावर्तन से आप क्या समझते हैं तथा परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित करें। उत्तर लिखो। जब कोई वस्तु किसी चिकने सतह से टकराकर वापस आती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन, पैराग्राफ चेंज करके नियमित परावर्तन एक नंबर में लिख कर डैश दो और लिखो वैसा परावर्तन जिसमें सतह समतल हो, चिकने हो, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और नियमित परावर्तन में बच्चे ये वाला फिगर बना देना, ये नीचे में ऐसे पेंट कर देना और यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर देना, एकदम बराबर एंगल पर ऐसे कर देना। ये हुआ नियमित परावर्तन का फिगर, नियमित। दूसरा लिखो, पैराग्राफ चेंज करके फोटो बनाने के बाद, उसके नीचे फोटो बनाने के बाद नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके विसरित परावर्तन लिखकर डैश दो। देखो वैसा परावर्तन जिसमें सतह
खुरदुरे हो या उबड़ खाबड़ हो उसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं। आप नीचे में ये फिगर बनाइएगा, उबड़ खाबड़ जमीन दे देना है, कभी एक बार ऐसे तो कभी ऐसे तो कभी ऐसे तो कभी ऐसे, ये हुआ विस्तृत परावर्तन। ये हुआ विस्तृत परावर्तन। ठीक है बच्चे, ठीक। अब लिखो दर्पण से आप क्या समझते हैं तथा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लिखो, दर्पण वह कांच का टुकड़ा जिसका पीछे तरफ पेंट किया हुआ रहता है उसे दर्पण कहते हैं। नीचे में पैराग्राफ चेंज करके उसी में तीर का निशान देकर लिखोगे, दर्पण के पीछे में पेंट, दर्पण के पीछे में पेंट चांदी और एल्युमिनियम जैसे तत्व से किया जाता है। चांदी और एल्युमिनियम जैसे तत्व से किया जाता है, कॉमा देके लिखेगा। इन दोनों तत्वों में भी सबसे बेस्ट मतलब सबसे अच्छा चांदी है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होती है, समतल दर्पण एक नंबर में और दूसरा गोलीय दर्पण। एक नंबर में समतल दर्पण लिखकर डैश दो, सिंपल मिरर लिखकर डैश दो। देखो वह दर्पण जिसका सामने का भाग यानी कि परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। नीचे में पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनती है, कॉमा सीधा बनता है, कॉमा वस्तु के बराबर बनता है और पार्श्व बनता है, पार्श्व बनता है। फिर उसी के नीचे में पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, आभासी का मतलब क्या समझा। लिखो आभासी बराबर प्रतिबिंब को पकड़ के नहीं रखा जा सकता है। नीचे में पार्श्व बराबर लिखो, डैश देकर, नीचे में डैश देकर पार्श्व बराबर, जब हम समतल दर्पण में बाएं हाथ खड़ा करते हैं तो दायां दिखता है, इस घटना को पार्श्व कहते हैं। ठीक है बच्चे, इतने ही तक तो लिखवाए हैं और कोई क्वेश्चन तो छूटा नहीं। कल हम आप लोगों को गोलीय दर्पण के बारे में खासियत समझाएंगे। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद।